हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 सामान्य हिंदी का पेपर। दोस्तों, आज का पेपर अगर आपने हल कर लिया तो समझ लीजिए हिंदी में 100 में 100 नंबर पक्के होने वाले हैं। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देख लीजिए। आज आप हिंदी में 100 में 100 नंबर पक्के करके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जितनी चीजें मैं बताने वाला हूं, बस आपको वो सारी चीजें आज के आज तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। 24 तारीख तक लगातार आपको हिंदी की पूरी तैयारी करवाता रहूंगा। तो चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग पेपर हल करना सीख जाइए। सबसे पहले अनुक्रमांक आपको डालना है, उसके बाद अपना नाम डालना होता है, ठीक है। ये सब आप डाल दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे पेपर पढ़ना है। शुरुआत में क्या रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले जैसे ही पेपर मिले 15 मिनट आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद फिर आपको पेपर हल करना है। तो कैसे हल करोगे, कौन सा तरीका है, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले खंड का मिलेगा और उसके बाद मिलता है खंड खा। तो खंड का में क्या क्या है, खंड खा में क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब शुरू करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दिया गया है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैनेन्द्र कुमार, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास या फिर लल्लू लाल, ठीक है। तो भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जैनेन्द्र कुमार। आप लोगों को लास्ट तक देखना है, फिर ये कमेंट करके बताना है कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब तक आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए थी, ठीक है। अगर आप पूरा कर लेते हो तो समझ लीजिए 100 में 100 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की एकता के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की एकता, ठीक है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो भारत की एकता के लेखक ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। भारत की एकता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, यानी साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। लेकिन आप याद रखिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अगर पूछा जाएगा साहित्य सहचर किसने लिखा है, तब आप बताओगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इनकी कृति है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, निबंध, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आलोचना, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर जो है आलोचना विधा की रचना है। समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन आप लोग देखते हुए चलिए, बस इसी प्रकार से आपको पेपर मिलने वाला है। आज अगर आपने ये तैयार कर लिया तो हिंदी में 100 में 100 नंबर आप पक्के समझ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको कवर करवाता हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दिया गया है, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है। अगर पूछा जाएगा जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, तो क्या बताओगे, कहानी संग्रह विधा की रचना है, यानी कहानी है, ठीक है। समझ गए। अब कह रहा है कि किसका संग्रह है, यानी किसने लिखा है ना। तो ये है ऑप्शन नंबर 4 हरिशंकर परसाई का। किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है। ये किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, सब आप लोग तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 100 में 100 पक्के करके आओगे।
बस आपको ये वीडियो लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। तो जैसे कल्पवृक्ष है, कल्पलता है, पूर्वोदय है और अंत में है, ठीक है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, तो इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कल्पलता है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि कल्पवृक्ष किसकी रचना है, ठीक है। समझ गए आप लोग? क्या बताना है? कल्पवृक्ष किसकी रचना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। समझ गए? और यहाँ पे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है वो कल्पलता है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक है। तो ये है हमारे 5 गद्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी प्रकार से देखते हैं 5 पद्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, 10 नंबर में आएंगे। तो दूसरा नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। पहला है, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी किसने लिखा है, ठीक है। तो तुलसीदास है, कबीरदास, सूरदास या आचार्य केशवदास। सब में दास लगाए तो आप लोग याद रखिएगा, साहित्य लहरी के रचयिता जो है वो सूरदास है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सब लोग बताइएगा। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तुलसीदास की एक रचना, कबीरदास की एक रचना, दोनों की एक एक रचना कमेंट में बतानी है, ठीक है। जितना आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाओगे उतनी सारी रचनाएं याद होती रहेंगी, ठीक है। तो तुलसीदास की एक रचना, कबीरदास की एक रचना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन जानता है, क्योंकि सभी की रचनाएं याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मतलब हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। तो हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, भक्ति काल को क्या कहा जाएगा? स्वर्ण काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भक्ति काल कहा जाता है किस युग को? स्वर्ण युग को। समझ गए? उसके बाद में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जैसे क्वेश्चन आता है, इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? मतलब किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 1900 से 1922 ईस्वी तक को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, कौन से युग से हैं, किस युग के लेखक हैं, ये सारी चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अभी 2 दिन हैं, आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सिद्ध सामंत काल के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल का अन्य नाम सिद्ध सामंत काल। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए रसखान, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी नानक। इसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर सेकंड जायसी है, ठीक है। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जायसी हैं किस काव्यधारा के? तो सूफी काव्यधारा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? तो जायसी हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? फिर मैंने आपको कई बार बताया है, आज भी समझ लीजिए, गद्यांश आता है 5 नंबर का, 10 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 नंबर का एक प्रश्न, यानी 5 प्रश्न 10 नंबर के, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के
असिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर करुणा वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। यहाँ से लेकर के कंधों पर से ही फूट उठता था, यहाँ तक दिया गया है। यानी अशोक को जो सम्मान यहाँ से लेकर दिया गया है, कंधों पर से ही फूट उठता था, यहाँ तक। यानी अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है। इसकी रचयिता यानी इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब आपको क्या करना है, ये गद्यांश को पढ़ना है। फिर इसके नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं, ये वाले, इनके आंसर निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैसे उत्तर देना है, कैसे पढ़ना है, चलिए देखते हैं। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए। तो मैंने बता दिया, अशोक का फूल नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कितना होता है, या ये वाला, जैसे यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितना अंडरलाइन किया गया है, ये होता है रेखांकित अंश। सुंदरियों के असिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। इस प्रकार से जो इसमें दिया गया है, इसको कुछ इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके अपने शब्दों में लिख देना होता है, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है। फिर चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार से, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्ण था, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। फिर है, निम्न शब्दों का शब्दार्थ लिखिए, जैसे असिंजनकारी तथा करुणा वसंत, इनका अपने शब्दों में अर्थ लिखना है। अगर आप लोग इसको देख देख के, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए और गद्यांश यहाँ से इसमें ढूंढिए, अगर मिल रहा है तो कर लीजिए, नहीं मिल रहा है तो अपने आप से लिख दीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस आपको ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, कुछ भी गद्यांश से देख के लिख सकते हो। उसके बाद में अगर पहला वाला नहीं आता है तो अथवा में एक दूसरा मिल जाएगा, उसको आप हल कर लीजिए। जैसे दिया गया है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो ये कहाँ से दिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से, और उससे आनंदित होता है, यहाँ तक दिया गया है। समझ लीजिए, ये है आपका पैराग्राफ, ठीक है। इसको पढ़ना है। फिर नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर निकालने हैं। जैसे राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं, तो इसमें दिया गया है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और पहला वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ढूंढना है, फिर लिख देना है, आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगर ये आप लोग कर लेते हो तो 10 नंबर, इसमें से 10 नंबर पद्य से 20 नंबर का पूरा गद्यांश आपका आएगा। समझ गए? तो गद्यांश आप लोग निकालना सीख चुके हैं, कैसे हल करना है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से आता है पद्यांश। देखिए ये दिया गया है पद्यांश। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न, 2 नंबर का एक, यानी 10 नंबर का, ठीक है। इसमें दिया गया है, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है ये किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो इसका चैप्टर हो जाएगा हिरोशिमा, जिसको लिखा है अज्ञे जी ने, ठीक है। तो हिरोशिमा नामक चैप्टर से ये आपका पद्यांश दिया गया है। इसको किसने लिखा है, तो अज्ञे जी ने लिखा है। उसके बाद में 5 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। छायाएं, यानी दिया गया है, मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी थी, तो यहाँ पे आपको देखना है, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, है ना। तो ये आपको बता देना है। जैसे उसमें पूछ रहा है छायाएं मानव जन की किस दिशा में पड़ी हैं, तो यहाँ पे बताना है छाया मानव जन की छायाएं, देखिए छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, इतना, ठीक। तो आपको बताना है वो दिशाहीन थी, है ना, इस प्रकार से लिख देना है। फिर है, वह सूरज किस दिशा में उगा था, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, यानी कि वह पूर्व में नहीं उगा था, वह शहर के यानी नगर के बीचों बीच से उगा था। इस प्रकार से आपको बताना है। फिर क्वेश्चन दिया गया, काल सूर्य के रथ
पंक्ति में कौन सा अलंकार है काल सूर्य के रथ में? देखिए काल सूर्य कहाँ दिया गया है, ये वाला काल सूर्य के रथ में। काल और सूर्य जैसे इसमें क्या है, रूपक अलंकार दिया गया है, ठीक है, दोनों का एक ही रूप दिया गया है ना। सूर्य का रूप किसको दिया गया, काल का, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 10 दिशाएं कौन सी हैं? तो कौन कौन सी 10 दिशाएं होती हैं वो आपको लिख देना है। इसमें दिशाएं तो सभी को पता ही होगा कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको ये भी ना पता हो कि कौन सी दिशाएं होती हैं, हैं? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। फिर आता है इस पद्यांश के पाठ तथा उसके रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। पाठ का नाम वही है हिरोशिमा और रचयिता कौन है, अज्ञे जी हैं। बस इसी प्रकार से आपको पद्यांश कर देना है, 10 नंबर यहाँ से भी पक्के हो जाएंगे, आराम से कर लोगे। मेरे चैनल से अगर जुड़े हो तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कैसे हल करना है, ठीक है, आप हल कर लोगे, बस आप लिख के आइएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद अगर पहला आप नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा वाला हल कर सकते हो, इसमें भी सेम वही पद्यांश रहेगा, फिर 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, ठीक है। तो कौन कौन सी जीवन परिचय आपको तैयार करने हैं ये देखिए। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक। आपको इसमें से ये 2 तैयार करने हैं, बस अगर 2 तैयार कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। जैसे 3 आते हैं, आपने कितने तैयार किए, 2, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों में से कोई 2 आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर 3 ऑप्शन आएंगे उसमें से एक आपको आता होगा, है ना। अगर वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लिया तो समझ लीजिए आपका जीवन परिचय तैयार है, ठीक। 2 में से एक 100% मिलेगा 5 नंबर में। फिर इसी प्रकार पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत, सच्चिदानंदन हीरानंदन, वात्स्यायन और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। आप क्या कीजिए, बस 2 का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, सुमित्रा नंदन पंत 2 याद कीजिए, 2 में से गारंटी है। अगर ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो एक महादेवी वर्मा का बढ़ा लीजिए, ठीक। 3 याद कर लीजिए, 3 में से 100% आपको एक मिलने वाला है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य या फिर ध्रुव यात्रा और पंचलाइट कहानी का सारांश। आप क्या कीजिए, सिर्फ पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश याद कीजिए, कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप पंचलाइट का उद्देश्य और कहानी का सारांश दोनों सिर्फ किसका, पंचलाइट का याद कीजिए, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अभी के अभी तैयार कर लीजिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश, ठीक है, क्योंकि ये हर साल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये ना आए, हर साल आएगा, पक्का है, ठीक है। तो आप लोग अभी के अभी तैयार कीजिए। फिर आता है एक आपका स्वपठित खंड, काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये भी 5 नंबर में आएगा। तो खंड काव्य कौन सा है, मुक्त यज्ञ है, ठीक है, और उसके साथ में रश्मि रथी है, त्यागपति है, आलोक व्रत है, सत्य की जीत है, श्रवण कुमार है। इसमें से जो आपके जिले में लगता है वो आप लोग तैयार कीजिए, गेस पेपर उठाइए, जो लगता है वो तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आप तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर इसमें से भी पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में आता है खंड खा, जहां पे आपका मिलता है संस्कृत, यानी संस्कृत गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण, ठीक। तो देखिए संस्कृत वाला जो गद्यांश है वो 7 नंबर में पूछा जाता है, हिंदी वाला 10 नंबर में, संस्कृत वाला 7 नंबर में, ठीक है। बस आपको क्या करना है, देखिए दिया गया है निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये दिया गया है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुत माधुर्य च वर्तते। इस प्रकार से आपका संस्कृत भाषाया महत्वम नामक चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। तो इसका संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत भाषाया महत्वम नामक चैप्टर से लिया गया है, बस इतना लिख देना है। फिर इसका हिंदी अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद करोगे 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे दिया गया संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण सुनिश्चितम, व्याकरण सुनिश्चित है, तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य,
भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते मतलब है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, ज्यादा क्या कहें, यादसी सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृतम वाङ्मयम ददात, संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशी वैसा और कोई नहीं देता। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादसी विवेचना, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते मतलब देता है, नान्यत्र तादृशी वैसा कोई नहीं देता। बस इसका ऐसा ही अनुवाद करना है, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ बस वही लिख दीजिए आप। फिर है जैसे दया दान शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य अनेके गुणा, यानी दया दान शौचम उदार्य और अनसूया क्षमा अन्य, इसके साहित्य से अनुशीलनेन सज्जायन्ते, इसके साहित्य के अनुसरण करने से अन्य सारे गुण आते हैं। बस इस प्रकार से इसका अनुवाद कर दीजिए, 7 नंबर पक्के। अगर ये नहीं कर सकते हो तो अथवा वाला याज्ञवल्क्य मैत्रेयी मुवाच है ना, ये वाला कर सकते हो। इसके साथ में एक श्लोक आता है, श्लोक का हिंदी अनुवाद जैसे ये भी 7 नंबर में आएगा श्लोक। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। मतलब कहने का तात्पर्य है सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। फिर है सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग करना चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्या चाहता है उसको सुख का त्याग कर देना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक, अगर वो नहीं आता है तो अथवा में दूसरा मिल जाएगा, ना मे रोचते भद्रम, ये वाला है ना उलूका विसेचनम, तो ये आप कर सकते हो। अगर ये भी नहीं डाउट है तो पहला वाला कीजिए, समझ गए। फिर आती है हिंदी व्याकरण, इसमें दिया गया मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग। जैसे अपना खिचड़ी अलग पकाना, मतलब अपना कार्य हाथ मलते रह जाना, और चूहे का जया बिल ही खोदता है। इस प्रकार से इसमें से आपको अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग कर देना है। ठीक, फिर आता है एक अपठित गद्यांश। गद्यांश तो मैंने हल करना बता ही दिया, कैसे हल करना है पहले पढ़िए, फिर क्वेश्चन दिए हैं उनको हल कर लीजिए उसी में से ढूंढ के। ठीक, फिर है आपका ये व्याकरण, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे वसन और व्यसन, वसन माने होता है वस्त्र, व्यसन में से होता है आदत। ठीक है, तो पहले का सी वाला सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है अंबुज और अंबुद, अंबुज में से होता है कमल, अंबुद में से होता है बादल, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ लिखना है, जो सही हो वही टिक कर दीजिएगा। ठीक, फिर किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, जैसे अंबर, पट, विधि, नाग, इन सभी के 2-2 अर्थ आपको लिखने किसी एक के, है ना, यानी 4 दिए गए हैं उनमें से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। बस बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो आंखों के सामने हो, वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। फिर है निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसको कैसे लिखोगे, आप कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक, जैसे लिखा है सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो आप क्या लिखोगे, सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, है ना, इस प्रकार से सही करके लिख दोगे। फिर आता है वीर रस अथवा हास्य रस। वीर रस हास्य रस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, एक स्पेशल वीडियो भी बना दी है, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वो वीडियो देख लीजिए। आज के आज आप 6 नंबर अभी के अभी 2 मिनट में पक्के कर सकते हो। मैंने ट्रिक से बताया कि वीर रस और हास्य रस कैसे तैयार करना है। ठीक है, फिर है श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार, दोहा सोरठा, ये 6 नंबर वाला जो जितना पोर्शन है काव्य सौंदर्य के तत्व मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है। रस छंद और अलंकार वाली वो आप लोग देख लीजिए, अभी के अभी 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है पत्र लेखन। जैसे बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक, तो ये भी मैंने लिखना बता दिया है कि आवेदन पत्र लिखने की ट्रिक क्या होती है, कैसे लिखा जाता है। उसके बाद में जब आप लोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिख दोगे, उसके बाद में आता है आपका निबंध लेखन। ठीक है,
निबंध लेखन आपका 9 नंबर में आएगा। अगर आप लोग ये सीख लेते हो तो 9 नंबर का निबंध और 6 नंबर का आवेदन पत्र, 15 नंबर आप आसानी से पक्के कर लोगे, है ना। तो निबंध कैसे लिखना है, क्या ट्रिक अपनानी है, उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना है। मैं स्पेशल वीडियो निबंध पे बना दूंगा, ठीक है। तो कौन कौन से निबंध तैयार करने हैं चलिए देखते हैं। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आप लोग तैयार कर लीजिए। जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है देश में बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। उसके साथ में आतंकवाद की समस्या और समाधान, ठीक है। तो देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, प्रदूषण की समस्या, ये वाले जो हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से आपको एक तैयार करना है। फिर आता है वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति। इसी प्रकार से है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, ठीक है। ये 5 दिए गए हैं, इसमें से आप लोग कोई 2-3 तैयार कर लीजिए, उसमें से एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा 9 नंबर का आता है, तो इसलिए आपको लिखने का तरीका विशेष तौर पर ध्यान देना है कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पूरा पेपर आप लोग समझ चुके हैं, कैसे हल करना है, क्या क्या आपको याद करना है। आप अब समझ जाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही वो अभी तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग इसको तैयार नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।